कहानी की शुरुआत में हम रसल नाम के एक आदमी को देखते हैं। रसल कोई आम इंसान नहीं बल्कि दुनिया का सबसे शातिर चोर है और आज भी वो एक बहुत ही बड़े बैंक को लूटने जा रहा है। रसल के साथ उसके 3 साथी भी होते हैं और ये चारों वैन में बैठकर न्यूयॉर्क के एक बैंक के सामने अपनी वैन को रोकते हैं। चोरी को परफेक्टली अंजाम देने के लिए ये लोग सफाई करने वालों के सूट पहनकर बैंक में घुसते हैं ताकि लोगों को उन पर शक न हो। बैंक के अंदर मौजूद लोगों के लिए ये एक आम दिन था। वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि क्लीनर्स के सूट में छिपे लुटेरे हैं। और तभी रसल एक टॉर्च निकालकर कैमरा की तरफ टॉर्च की लाइट ऑन करता है, जिससे वो एक एक करके सभी कैमरास को बंद कर देता है। और जैसे ही सभी कैमरास बंद हो जाते हैं तभी ये लोग मास्क पहनकर अपनी अपनी गन निकाल लेते हैं और बैंक के अंदर स्मोक कर देते हैं, जिससे बैंक में हलचल मच जाती है। लेकिन ये चारों गन की नोक पर सभी लोगों को जमीन पर लिटाकर बंदी बना लेते हैं। अब बैंक का पूरा कंट्रोल इन लोगों के हाथ में था, मगर बैंक में स्मोक होने की वजह से कुछ धुआं बैंक के गेट से बाहर निकलता है, जिसे एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है। और सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही बैंक के अंदर आने लगता है तभी दरवाजे से रसल उस सिक्योरिटी गार्ड पर गन तान कर कहता है कि अंदर हमने बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया है और अगर पुलिस वालों ने अंदर आने की कोशिश की तो हम अंदर मौजूद लोगों को एक एक करके मारते जाएंगे। ये कहकर रसल दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वो पुलिस वाला बाकी पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देता है कि बैंक में कुछ चोर घुस चुके हैं, इसलिए यहाँ पुलिस की एक टीम भेजी जाए। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है और कुछ ही देर में वहां पुलिस की एक बहुत ही बड़ी टीम पहुंच जाती है। ये लोग बैंक को चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर बैंक के अंदर नहीं जा पाते क्योंकि चोरों की तरफ से उन्हें धमकी मिली थी कि अगर एक भी पुलिस वाला बैंक के अंदर आने की कोशिश करेगा तो हम एक एक करके अंदर मौजूद लोगों को मारते जाएंगे। वहीं हम बैंक के अंदर देखते हैं कि रसल और उसके 3 साथियों ने मिलकर बैंक के अंदर मौजूद सभी लोगों को लाइन में खड़ा किया है और एक एक करके सभी से मोबाइल फोन्स ले लेते हैं। लेकिन यहाँ जो इस बैंक का मैनेजर होता है उसका मोबाइल फोन इन्हें नहीं मिलता और जब रसल उससे पूछता है कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि मैं अपना मोबाइल फोन घर पर भूल गया हूँ, रसल उसे वार्निंग देता है कि अगर तुमने अपना मोबाइल कहीं छुपा कर रखा है तो मुझे बता दो और अगर मैंने तुम्हारा मोबाइल फोन ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम दोबारा खड़े होने के लायक नहीं रहोगे। लेकिन मैनेजर अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि आज मैं अपना मोबाइल फोन घर पर भूल गया हूँ, पर रसल को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। इसलिए रसल ने वहां पर जितने भी लोगों से मोबाइल फोन्स लिए थे, रसल उन मोबाइल फोन्स में मैनेजर का नंबर ढूंढता है और वो उस नंबर पर कॉल करता है और तभी उसका फोन रिंग होना शुरू हो जाता है जो उसने दरवाजे के पीछे फेंक दिया था। इस बात से रसल को बहुत गुस्सा आता है और रसल उस मैनेजर को एक रूम के अंदर ले जाता है और वहां उसे बुरी तरह से पीटता है। ये देखकर बाहर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सभी लोगों को ये बात समझ आ जाती है कि अगर किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसका भी वही हाल होगा जो अभी बैंक के मैनेजर का हुआ है। वहीं हम पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव कीथ को देखते हैं। डिटेक्टिव बहुत ही ईमानदार इंसान है, लेकिन इस वक्त वह बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि कुछ दिन पहले एक स्मगलर से पकड़े गए $1.5 लाख गायब हो गए थे और इसका इल्जाम डिटेक्टिव कीथ पर लगा है। और तभी उनका सीनियर आकर डिटेक्टिव को बैंक रॉबरी के बारे में बताता है। ये सुनकर डिटेक्टिव को लगता है कि ये प्रमोशन पाने का एक अच्छा मौका है और अगर इस केस को मैंने सॉल्व कर दिया तो शायद मुझ पर से $1.5 लाख का इल्जाम भी हट जाए। इसलिए फौरन डिटेक्टिव उस बैंक के बाहर पहुंचता है। दूसरी तरफ ये खबर बैंक के ओनर को भी मिल जाती है जिसका नाम आर्थर है। आर्थर एक बहुत ही अमीर और पावरफुल इंसान था, इसलिए जब आर्थर को पता चला कि उसके बैंक में डकैती हुई है तो आर्थर को इस बात से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, जिससे हमें पता चलता है कि आर्थर को पैसों की कोई परवाह नहीं है। आर्थर ने बड़े ही आराम से अपने असिस्टेंट से पूछा कि डकैती किस ब्रांच में हुई है, जिस पर उसके असिस्टेंट ने बताया कि डकैती वॉल स्ट्रीट ब्रांच में हुई है। ये सुनकर आर्थर के चेहरे का रंग उड़ गया, जिससे हमें पता चलता है कि जरूर उस ब्रांच में कुछ ऐसा है जो आर्थर के लिए बहुत ही खास है। जिसके बाद बैंक का ओनर तुरंत एक लेडी से मिलता है। इस लेडी का नाम मैडलिन है। मैडलिन एक बहुत ही शार्प माइंड औरत है जो लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे अपना काम आसानी से करवा लेती थी और मैडलिन इस काम के पैसे चार्ज किया करती थी बैंक का ओनर आर्थर। मैडलिन से कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसने मैडलिन को बताया कि मेरे जिस बैंक में चोर घुसे हैं उस बैंक के वॉल्ट में मेरा एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स है। बॉक्स नंबर 392। उस बॉक्स में मेरा बहुत ही कीमती सामान रखा गया है।
जिसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, और मैं नहीं चाहता कि उस बॉक्स में जो रखा गया है वो किसी दूसरे के हाथ लगे। आर्थर मैडलेन से कहता है कि मैं जानता हूं तुम बहुत ही चालाक हो और तुमने कई अमीर लोगों के मुश्किल काम आसानी से सॉल्व किए हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम इस बैंक में जाओ और वहां सेफ डिपॉजिट से बॉक्स नंबर 392 में जो रखा गया है उसे बिना किसी दूसरे के हाथ लगे मेरे पास ले आओ। मैडलेन डील एक्सेप्ट करने से पहले कहती है कि इस बॉक्स में जो रखा गया है उसे तुम्हारे पास पहुंचाने के बाद मुझे तो कोई खतरा नहीं होगा, जिस पर आर्थर जवाब देता है नहीं, इस बॉक्स में जो है वो तुम्हारे पैदा होने से भी पहले का है और इससे किसी को भी नुकसान नहीं है सिवाय मेरे। आर्थर कहता है कि अगर वो चीजें दुनिया के सामने आ गईं तो मुझे दुनिया के सवालों का सामना करना पड़ेगा, जिसे सुनकर मैडलेन समझ जाती है कि आर्थर ने जरूर कई साल पहले कुछ लोगों के साथ गलत किया है। दूसरी तरफ हम बैंक के अंदर का सीन देखते हैं जहां ये चारों रॉबर्स प्लान के मुताबिक अपने काम पर लगे होते हैं। इन रॉबर्स में से एक लड़की भी होती है और ये एक दूसरे को स्टीव, स्टीवी और स्टीवो के नाम से बुलाते हैं ताकि उनका असली नाम किसी को न पता चल सके। अब यहाँ ये रॉबर्स जेंट्स को अलग और लेडीज को अलग लाइन में खड़ा कर देते हैं, जिसके बाद रसल सभी लोगों को कपड़े उतारने के लिए कहता है और सभी को एक जैसे कपड़े देकर कहता है कि इन्हें जल्दी से पहन लो। साथ ही रसल इन सभी लोगों को मास्क भी देता है और उसके बाद ये चारों रॉबर्स भी उन लोगों की तरह सेम कपड़े पहन लेते हैं। अब बैंक के अंदर सभी लोगों के एक जैसे कपड़े थे। रसल ऐसा इसीलिए करता है कि अगर अंदर पुलिस आई तो पुलिस कंफ्यूज हो जाए कि कौन चोर है और कौन आम इंसान। इसके बाद रसल अपने साथियों के साथ काम पर लग जाता है और एक स्टोर रूम में जाते हैं और स्टोर रूम को देखकर रसल कहता है कि यह जगह बिल्कुल परफेक्ट है। रसल के ऐसा कहने से हमें पता चलता है कि शायद उसे एक ऐसी ही जगह की तलाश थी, जिसके बाद ये लोग वहां खुदाई करना शुरू कर देते हैं। वहीं बाहर डिटेक्टिव चोरों को पकड़ने के काम पर लग जाता है और वह कंट्रोल रूम से बैंक के सीसीटीवी चेक करने लगता है, लेकिन रॉबर्स ने बैंक के सभी कैमरास बंद कर दिए होते हैं, जिससे डिटेक्टिव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बैंक के अंदर क्या चल रहा है। और तभी रॉबर्स बैंक के अंदर से एक आदमी को बाहर छोड़ देते हैं। ये आदमी इसी बैंक में काम करता है जिसके हाथ बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी थी और गले में एक सूटकेस लटका हुआ था। पुलिस जब उसकी आंखों से पट्टी हटाते हैं तो उसकी लंबी दाढ़ी होती है, जिसे देखकर पुलिस डर जाते हैं और उस आदमी से पुलिस पूछते हैं कि इस सूटकेस में बॉम्ब तो नहीं, जिस पर वह आदमी जवाब देता है नहीं। जिसके बाद पुलिस उसके गले से सूटकेस उतारकर उसे खोलते हैं। सूटकेस को खोलते ही पुलिस को पता चलता है कि उसमें एक मैसेज लिखा है। मैसेज लिखा होता है कि रात के 9 बजे तक हमें 2 बसेस और एक जेट प्लेन चाहिए, जिसमें पायलट भी होना चाहिए और टैंक पूरी तरह से भरा होना चाहिए, और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो 9 बजे के बाद हर एक घंटे में हम एक आदमी को कैमरा के सामने मार देंगे, जिसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। तभी हम बैंक के अंदर देखते हैं कि बेसमेंट में जितने भी बंदी होते हैं उन सबको एक कमरे में बंद किया होता है। यहीं पर इन हॉस्टेजेस में एक लड़का होता है और वह लड़का अपना मास्क निकाल लेता है। वो कहता है कि इस मास्क में मेरा दम घुट रहा है, इसलिए इस मास्क को पहनकर मरने से अच्छा है कि मैं गोली से मर जाऊं। इन सब ने हमें एक जैसे कपड़े इसलिए पहनाए कि अगर पुलिस अंदर आ गई तो वो उनकी जगह हमें मार दे। इसके बाद वो लड़का शोर करना शुरू कर देता है। हालांकि सब उसे मना करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रहा होता। शोर की आवाज सुनकर रसल वहां पर आ जाता है और वो इस लड़के को खींचकर दूसरे कमरे में ले जाता है और वहां पर उसे बहुत मारता है। बाहर कंट्रोल रूम में डिटेक्टिव बहुत ज्यादा परेशान बैठा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि इन रॉबर्स को कैसे पकड़ा जाए। और तभी रसल पुलिस को एक मैसेज भेजता है जिसमें लिखा होता है कि अंदर जितने भी लोग हैं वो सब के सब भूखे हैं, उनके लिए खाना भेजो। ये पढ़कर डिटेक्टिव खुश हो जाता है और डिटेक्टिव के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना खाने के साथ एक माइक्रोचिप छुपाकर अंदर भेजी जाए, जिससे हम उनकी बातें सुन पाएंगे। डिटेक्टिव तय करता है कि हम उन सब के लिए पिज्जा भेजेंगे और पिज्जा बॉक्स में ट्रांसमीटर भी फिट कर देंगे ताकि हम उनकी बातें सुन सकें। और पिज्जा डिटेक्टिव इसलिए डिसाइड करता है क्योंकि पिज्जा खाने के लिए उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और जब वो इकट्ठा होंगे तो हम उनकी बातें आराम से सुन पाएंगे। और इसके बाद पुलिस अंदर पिज्जा भेजवाती है। पिज्जा भेजवाने के बाद डिटेक्टिव और उसके साथी हेडफोन्स लगाकर कंट्रोल रूम में बैठ जाते हैं और उन रॉबर्स की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए बेताब हो रहे होते हैं। और तभी उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाई देने लगती है, लेकिन उन्हें रॉबर्स की बातें समझ नहीं आती क्योंकि रॉबर्स एक अलग लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं और पुलिस को यह पता ही नहीं होता कि यह कौन सी लैंग्वेज है। अब जब इन लोगों को यह लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती, तब डिटेक्टिव डिसाइड करता है कि वह इस लैंग्वेज को पहचानने के लिए बाहर मौजूद लोगों की मदद लेगा। जिसके बाद इस रिकॉर्डिंग को स्पीकर पर ऑन किया जाता है। तब क्राउड में एक औरत कहती है कि मैं इस लैंग्वेज को पहचानती हूँ, जिसके बाद उस औरत को कंट्रोल रूम में लाया जाता है। वह औरत पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि यह आदमी कौन है और क्या बोल रहा है। यह सुनकर डिटेक्टिव खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि कौन है यह आदमी, जिस पर वह बताती है कि यह अल्बेनिया का एक्स प्रेसिडेंट है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह उनकी एक पुरानी रिकॉर्डेड स्पीच है, यानी कि अंदर जो रॉबर्स थे उन्हें पता था कि पिज्जा बॉक्स के अंदर ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, इसीलिए
वो ट्रांसमीटर के आगे एक रिकॉर्डेड टेप चला देते हैं और पुलिस को बेवकूफ बना लेते हैं। दूसरी तरफ मैडलिन न्यूयॉर्क के मेयर के पास आती है। मैडलिन जो एक बहुत ही चालाक लेडी थी, उसने मेयर को भी फंसा रखा था क्योंकि उसके पास मेयर का कोई राज था। इसलिए मैडलिन मेयर के साथ गाड़ी में आकर डिटेक्टिव से मिलती है। मेयर डिटेक्टिव से कहता है कि मैडलिन एक बहुत ही काबिल लेडी है, अगर तुम इसकी बात इन रॉबर्स के लीडर से करवा दो तो मैडलिन तुम्हारा काम आसान कर सकती है। लेकिन डिटेक्टिव किसी की भी कोई भी मदद नहीं लेना चाहता, जिस पर मैडलिन उसे कहती है कि तुम्हें प्रमोशन मिल सकता है। डिटेक्टिव कहता है कि अगर मेरे अंदर काबिलियत होगी तो मुझे अपने आप ही प्रमोशन मिल जाएगा। तब मैडलिन कहती है, लेकिन उस केस का क्या जो तुम्हारे ऊपर चल रहा है, जहाँ पर $150,000 गायब हो गए थे। यहाँ मैडलिन डिटेक्टिव से कहती है कि अगर तुम उन रॉबर्स से मेरी बात करवा दो तो मैं तुम पर $1.5 लाख का लगा हुआ ये केस हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। ये सुनकर डिटेक्टिव मैडलिन का रॉबर्ट्स से बात करवाने को राजी हो जाता है। अब यहाँ डिटेक्टिव बैंक के नंबर पर कॉल करता है और रसल उस कॉल को अटेंड कर लेता है, जिसके बाद डिटेक्टिव फोन मैडलाइन को दे देता है और मैडलाइन रसल से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम यह सब किस लिए कर रहे हो। रसल कहता है कि पैसों के लिए। तब मैडलाइन उसे कहती है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दिलवा सकती हूँ जितना तुम बैंक से भी चोरी नहीं कर सकते। मैडलिन कहती है कि मैं न तो पुलिस वाली हूँ और न ही मैं तुम्हारा काम बिगाड़ना चाहती हूँ, बस मुझे बैंक के अंदर से सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रखा गया कुछ सामान लेना है। रसल उसकी बात मान लेता है और मैडलिन को अंदर आने की इजाजत दे देता है। कुछ देर बाद रसल और मैडलिन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। मैडलिन रसल से कहती है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम यहाँ से किसी भी कीमत पर भाग नहीं सकते, तुम सरेंडर कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें कम सजा होगी और जब तुम छूट कर आओगे तो तुम्हें $20 लाख दिए जाएंगे, लेकिन बदले में अभी मुझे बैंक के अंदर आने दो, मुझे एक लॉकर से कुछ सामान निकालना है। इस पर रसल कहता है कि कौन सा लॉकर, तुम लॉकर नंबर 392 की बात तो नहीं कर रही। ये सुनकर मैडलिन घबरा जाती है। तब रसल कहता है कि तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मैडलिन कहती है कि मैं नहीं बता सकती। रसल कहता है कि मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक अमेरिकन स्विट्जरलैंड के एक बैंक में काम करता था। उस आदमी के नाजी सोल्जर्स से बहुत अच्छे रिश्ते थे। उस आदमी ने अपनी कंट्री से गद्दारी की और मासूमों का खून बहाकर उसने बहुत सारा पैसा कमाया और उन्हीं पैसों से आज वह एक बहुत ही आलीशान जिंदगी जी रहा है। लेकिन अब मेरे पास उस आदमी के खिलाफ सबूत है। रसल कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल कर कहता है कि ये सबूत मुझे उसी लॉकर से मिले हैं जिसे तुम हासिल करना चाहती हो, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हें यहाँ जिस आदमी ने भेजा है उसे मुझे किसी भी हाल में छुड़ाना होगा, नहीं तो मैं उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ला दूंगा। अब मैडलिन समझ जाती है कि रसल बहुत ज्यादा चालाक है और वह किसी भी हाल में उसे डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा, इसलिए मैडलिन बाहर आ जाती है। बाहर आते ही डिटेक्टिव उससे पूछता है कि तुमसे रॉबर्ट्स ने क्या कहा, लेकिन मैडलिन डिटेक्टिव को कुछ भी नहीं बताती। बैंक के अंदर दिखाया जाता है कि सभी लोगों को अलग अलग कमरों में बंद किया गया है। तभी रॉबर्ट्स के साथ एक लड़की आती है जिसका नाम स्टीवी है। वह एक कमरे में जाती है और वहां से 4 लोगों को उठा कर ले जाती है। वह उन चारों को एक अलग केबिन में बंद कर देती है। बाहर आने के बाद स्टीवी खुद चिल्लाना शुरू कर देती है। उसका जो साथी होता है वह स्टीवी को भी उन 4 लोगों के साथ बैठा देता है जहां स्टीवी ने अभी अभी 4 लोगों को बंद किया था। दरअसल ये लोग जानबूझकर बंदियों में खुद को मिक्स कर देते हैं और वहां मौजूद बंदियों को भी यह पता नहीं चलता कि कौन चोर है और कौन होस्टेज। रसल ने पहले से सब कुछ परफेक्टली प्लान किया होता है। अब ये लोग जो गड्ढा खोद रहे थे वह गड्ढा भी अब पूरा हो जाता है। उधर बाहर डिटेक्टिव परेशान बैठा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अगला कदम मुझे क्या लेना चाहिए। रॉबर्ट्स ने उन्हें जो टाइम दिया था कि 9 बजे तक 2 बसें और एक हेलीकॉप्टर चाहिए, वह टाइम भी पूरा हो चुका होता है। तभी डिटेक्टिव को रसल का कॉल आता है। रसल उसे इधर उधर की बातों में उलझाता है और पहेलियां पूछता है। इससे डिटेक्टिव समझ जाता है कि यह हमें बातों में उलझा रहा है। डिटेक्टिव अपने साथी पुलिस वालों से कहता है कि पहले उन्होंने हमें टाइम दिया लेकिन हमने उनका काम पूरा नहीं किया, उसके बाद उन्होंने हमें और टाइम दिया। इसका मतलब रॉबर्ट्स हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी एक्शन लेना होगा। इसके बाद डिटेक्टिव बैंक के नंबर पर रसल को कॉल करता है। वह रसल से झूठ कहता है कि तुमने जो मांगा था उसका हमने पूरा इंतजाम कर दिया है, लेकिन उससे पहले मैं अंदर आऊंगा। मैं यह देखना चाहता हूँ कि तुमने किसी को मारा तो नहीं है। रसल मान जाता है और उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है। जब डिटेक्टिव बैंक के अंदर जाता है तो वह रसल का मास्टर प्लान देखता है। वह देखता है कि सभी लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, जिससे पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन चोर है और कौन होस्टेज। जब रसल आखिरी कमरे में जाता है तो वहाँ 3 लोग होते हैं। उन तीनों के चेहरों पर मास्क नहीं होते और वे बहुत डरे हुए होते हैं। रसल कहता है कि ये वो लोग हैं जो बात बिल्कुल भी नहीं मानते। डिटेक्टिव जब देखता है कि सभी लोग सेफ हैं, तब रसल डिटेक्टिव को बाहर दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाता है। यहाँ इन दोनों के बीच बातचीत होती है। डिटेक्टिव रसल से कहता है कि तुम मेरे साथ बाहर क्यों नहीं चले जाते। रसल कहता है कि अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है और जब मेरा काम खत्म होगा तो मैं वादा करता हूँ कि मैं इसी गेट से बाहर निकलूंगा। फिर रसल डिटेक्टिव से कहता है कि अगर तुम्हारा
तुम्हारी और कोई ख्वाहिश हो तो बता सकते हो। डिटेक्टिव मजाक में कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अब इन दोनों की बातचीत चल रही होती है कि तभी डिटेक्टिव रसल को जोर से लात मारता है और रसल को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। और जैसे ही वह रसल का मास्क हटाने वाला होता है, तभी वहां पर रसल का साथी आ जाता है जिसके पास गन होती है और वह उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं, लेकिन वो डिटेक्टिव को कुछ भी नहीं करते और उसे बाहर छोड़ देते हैं। बाहर आने के बाद डिटेक्टिव समझ जाता है कि उनका प्लान बहुत ही मजबूत है। रसल बहुत ही चालाक इंसान है, उसने बहुत ही तगड़ी प्लानिंग की है और ये लोग हमारे साथ खेल रहे हैं। उन्हें सब कुछ पता है कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि रसल ने डिटेक्टिव से यह कहा था कि मैं जानता हूँ कि कानून के हिसाब से जब तक हम किसी होस्टेज को मारते नहीं हैं, तब तक पुलिस अंदर आकर हम पर हमला नहीं कर सकती। अब डिटेक्टिव ने रसल को जो लात मारी थी, उससे रसल काफी गुस्सा हो जाता है और एक आदमी को ऊपर छत पर ले जाकर कैमरे के सामने उसे गोली मार देता है। इस बात से पूरा माहौल बदल जाता है और डिटेक्टिव कहता है कि अब जाकर रॉबर्स ने गलती कर दी। जिसके बाद डिटेक्टिव पुलिस की एक टीम को अंदर भेजने का फैसला करता है और उसके बाद पुलिस की एक टीम बैंक के अंदर घुसने की तैयारी करने लग जाती है। लेकिन तभी डिटेक्टिव को ख्याल आता है कि रॉबर्स का लीडर बहुत ही चालाक है और वह ऐसी गलती नहीं कर सकता। क्या पता उस आदमी को शूट करने के पीछे भी कोई प्लानिंग हो और उसे हमारी हर एक चाल का पहले से पता हो। ये सब सोचते ही उसे याद आता है कि जिस दाढ़ी वाले लड़के को उन्होंने सबसे पहले छोड़ा था, जिसके गले में उन्होंने मैसेज लटका कर भेजा था, शायद उस बॉक्स के अंदर कुछ न कुछ है। और जब वह उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें एक ट्रांसमीटर होता है, यानी कि उस ट्रांसमीटर से रॉबर्ट्स उनकी सारी बातें सुन रहे थे और उन्हें यह भी पता है कि किस तरह पुलिस आकर उन पर हमला करने वाली है। ये सब समझते ही डिटेक्टिव जल्दी से उस पुलिस टीम के हेड से बात करता है जो अभी बैंक के अंदर जाने वाला है। डिटेक्टिव उसे सारी बात समझाता है कि रॉबर्ट्स को हमारी प्लानिंग के बारे में पता है, हो सकता है उन्होंने पहले से ही तुम्हारे लिए बम फिट करके रखे हों, इसलिए तुम वापस आ जाओ। लेकिन वह ऑफिसर वापस आने से मना कर देता है और कहता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा, यानी कि अब वह उन पर हमला करेगा। और अंदर रसल को और उसके तीनों लोगों को पता है कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस अंदर आती, रसल जल्दी से बैंक के अंदर स्मोक कर देता है और यहाँ पर जितने भी होस्टेज होते हैं वह सबको भागने के लिए कहता है और एक एक करके सब के सब दौड़ते हुए बैंक से बाहर निकल जाते हैं। सबने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, इसलिए पुलिस कंफ्यूज हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गोली किस पर चलाए। अब यहाँ पुलिस सभी लोगों को घेर लेती है और एक एक करके सभी को जमीन पर लिटाकर उनके हाथ पैर बांध देती है और पुलिस की एक टीम बैंक के अंदर चली जाती है, जहां बैंक के अंदर पुलिस बैंक का कोना कोना चेक करती है। लेकिन वहां पर पुलिस को रॉबर्ट्स का नामो निशान तक नहीं मिलता, क्योंकि रॉबर्ट्स होस्टेज में घुल मिलकर बाहर निकल गए थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि रसल के जो 3 साथी थे वो तो हॉस्टेजेस के साथ बाहर आ गए थे, लेकिन रसल उनमें शामिल नहीं था और किसी को पता नहीं था कि रसल कहां और किस जगह पर है। रसल किसी भूत की तरह अचानक गायब हो गया था। अब यहाँ पुलिस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि वो इन लोगों में चोरों को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि इन सब ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। हालांकि यहाँ पर सभी लोग पुलिस की गिरफ्त में होते हैं और पुलिस सभी को एक बस में बैठाकर इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है। पुलिस जब बैंक की तिजोरी के पास पहुंचते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि रॉबर्ट्स अपने साथ 1 रुपया भी नहीं लेकर गए और बैंक का सारा पैसा वैसा का वैसा ही पड़ा है और साथ ही साथ जो उनके हथियार थे वह सब नकली थे, जिससे किसी को मारा नहीं जा सकता। तभी पुलिस को वहाँ वह कपड़ा भी मिलता है जिस पर रेड कलर लगाया गया था, यानी कि जिस आदमी को छत पर गोली मारी गई थी। दरअसल किसी को गोली लगी ही नहीं थी, वह सिर्फ एक दिखावा था। पुलिस ने पूरे बैंक का चप्पा चप्पा छाना, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, वह खड्डा भी नहीं जो शुरुआत से रॉबर्ट्स खोद रहे थे। डिटेक्टिव को समझ नहीं आ रहा था कि चोर बैंक में चोरी करने घुसे, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं चुराया और अचानक भूत की तरह गायब हो गए। पुलिस को बस ये पता होता है कि जितने लोग बाहर हैं उनमें वो 3 रॉबर्स भी हैं जिन्होंने इन सबको बंदी बनाया था। लेकिन डिटेक्टिव को एक बात कंफर्म होती है कि उनमें उनके प्लान का जो मास्टरमाइंड यानी कि रसल, वह उनमें नहीं है, क्योंकि डिटेक्टिव ने रसल की हाइट, कलर और आवाज पहचान ली होती है और अगर वह उनमें होता तो डिटेक्टिव उसे पहचान लेता। रसल ने यह सब कुछ इतने परफेक्ट तरीके से प्लान किया था कि पुलिस सब कुछ जानते हुए भी किसी को पकड़ नहीं सकती थी। आपको कहानी का वह पल याद होगा जब हॉस्टेजेस में बैठा एक लड़का अपना मास्क उतार लेता है और उसके बाद वहां पर रसल आता है। रसल खींचते हुए उसे दूसरे कमरे में ले जाता है और उसकी बहुत पिटाई करता है। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता, वह उन 4 रॉबर्स में से एक रॉबर होता है और वह जानबूझकर लोगों के सामने अपना मास्क उतारता है ताकि लोग यह यकीन करें कि वह भी इन्हीं में से एक है। और अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो उन्हें इस लड़के पर शक होता है, लेकिन पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं होता, बल्कि एक लड़की यह गवाही देती है कि यह लड़का भी हमारे साथ था और इसकी वजह से हम परेशानी में आने वाले थे, क्योंकि इसने अपना मास्क उतार दिया था, जिसके बाद रॉबर्स ने इसे बहुत मारा था। ये सब सुनकर पुलिस इस लड़के को छोड़ देती है। अब इन रॉबर्स के साथ एक लड़की भी थी जिसे वह स्टीवी के नाम से बुलाते थे और आपको याद होगा कि स्टीवी ने जब 4 लोगों को रूम
के अंदर बंद किया और फिर बाहर आकर चिल्लाते हुए ड्रामा करने लगी, जिसके बाद रसल स्टीवी को भी हॉस्टेजेस के बीच में बिठा देता है और अब वह 4 हॉस्टेजेस गवाही दे देते हैं कि यह भी हमारे साथ थी। साथ ही स्टीवी काफी कॉन्फिडेंस से पुलिस को जवाब देती है, जिससे वह पुलिस का शक खुद पर से दूर कर लेती है। और उनका जो तीसरा साथी था उसे तो खुद डिटेक्टिव ने हॉस्टेजेस के बीच में बैठा देख लिया था। जब डिटेक्टिव बैंक के अंदर गया था तो आखिर में रसल उसे एक रूम के अंदर लेकर गया, जहाँ रूम में 3 ऐसे लोग थे जिनके मुंह पर मास्क नहीं था। दरअसल यह तीनों रॉबर्स थे और जानबूझकर इन तीनों को बिना मास्क के दिखाया गया ताकि डिटेक्टिव को यकीन हो जाए कि यह तीनों हॉस्टेजेस हैं। अब डिटेक्टिव ने खुद इस तीसरे आदमी को हॉस्टेजेस की हालत में देखा था, इसलिए डिटेक्टिव इस तीसरे चोर को भी छोड़ देता है। कुछ देर बाद डिटेक्टिव का सीनियर आता है और डिटेक्टिव सीनियर से कहता है कि यह सब कुछ एक परफेक्ट प्लान था। रॉबर्स ने शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ परफेक्टली प्लान किया था, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। कैप्टन कहता है कि हमें अब इस केस को बंद करना होगा क्योंकि किसी का खून नहीं हुआ, एक पैसा भी चोरी नहीं हुआ और न ही किसी ने इस केस को सॉल्व करने के लिए कोई रिपोर्ट लिखवाई है। तो इस तरह हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन डिटेक्टिव इतनी आसानी से केस बंद नहीं करना चाहता था और वह अब भी इस केस की सच्चाई जानने में लग जाता है। और जब वह बैंक के डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि बैंक में सभी लॉकर्स मौजूद हैं, लेकिन लॉकर नंबर 392 गायब है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इससे डिटेक्टिव को शक होता है कि जरूर उस लॉकर में कुछ कीमती सामान था जिसे इन रॉबर्स ने चोरी कर लिया और यही वजह थी कि रॉबर्स ने ढेर सारे पैसे छोड़कर सिर्फ उसी तिजोरी से वह कीमती सामान चुरा लिया। दूसरी तरफ हम बैंक के मालिक आर्थर को देखते हैं, जिसके पास मैडलेन आती है और वह आर्थर को कहती है कि जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए थे वह लुटेरे अपने साथ ले गए और वह डॉक्यूमेंट्स लुटेरे अपने साथ इसलिए ले गए ताकि अगर वह लोग फ्यूचर में कहीं फंस जाएं तब वह इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके तुम्हें मजबूर करेंगे ताकि तुम उसे छुड़वाओ। मैडलेन कहती है मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, उस लॉकर में उन पेपर्स के अलावा भी कुछ था, नहीं तो वह लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते और मैं जानती हूँ कि वहाँ तुमने ढेर सारे हीरे रखे थे। दरअसल उस लॉकर के अंदर बहुत ही कीमती हीरे थे, इसलिए रॉबर्स सारे हीरे लेकर वहां से निकल जाते हैं और पैसों को हाथ भी नहीं लगाते। आर्थर कहता है कि उन हीरों के साथ वहां पर एक बहुत ही कीमती रिंग भी थी जो कि एक पेरिस के बहुत बड़े बैंकर की पत्नी की थी और वह बैंकर मेरा दोस्त था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया गया। मैं चाहता तो मैं उसे बचा सकता था, लेकिन नाजी सोल्जर्स ने मुझे ढेर सारे पैसे दिए, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बचाया। आखिर में आर्थर मैडलेन को एक चेक देकर कहता है कि मैंने तुमसे जो भी कहा उसका बाहर किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए और मैडलेन चेक लेकर वहां से चली जाती है। इस तरह से दिन गुजरते हैं और हमें एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि रसल कहीं और नहीं बल्कि अभी भी उसी बैंक में है। आपको वह पल याद होगा जब रसल एक स्टोर रूम में आता है और स्टोर रूम को देखकर रसल कहता है कि यह जगह बिल्कुल परफेक्ट है, ये वही स्टोर रूम होता है। दरअसल रसल और उसके लोगों ने पीछे के जो शेल्व्स होते हैं उन्हें आगे शिफ्ट कर दिया होता है और इसे सेम टू सेम उसी तरह से लगा दिया होता है जिस तरह से वह पहले थे। और पिछले एक हफ्ते से रसल यहीं पर छुपा हुआ था और उन्होंने जो खड्डा खोदा था वह इसलिए खोदा गया था ताकि रसल को वॉशरूम जाने के लिए कभी भी बाहर न निकलना पड़े। इस तरह से एक हफ्ता गुजरने के बाद रसल उस लॉकर में से चुराए गए सारे हीरे एक बैग में रख लेता है और बैंक से निकलने लगता है। और जब वह बैंक से निकल रहा होता है तो उसी पल डिटेक्टिव भी बैंक के अंदर आ रहा होता है। हालांकि रसल को यह बात पता होती है क्योंकि बाहर जो उसके लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं उन्होंने डिटेक्टिव के आने की खबर रसल को दी होती है। और जब रसल डिटेक्टिव के पास से गुजरता है तब रसल जानबूझकर डिटेक्टिव से टकराता है। डिटेक्टिव रसल को पहचान नहीं पाता और जिस तरह से रसल ने डिटेक्टिव से वादा किया था कि मैं तुम्हारे सामने से होते हुए इसी मेन गेट से बाहर निकलूंगा, तब वादे के अनुसार रसल उसी मेन गेट से बाहर निकलता है। और इस तरह से ये लोग एक परफेक्ट बैंक रॉबरी को अंजाम दे देते हैं जिसमें न कोई चोरी हुई न कोई पकड़ा गया और ये लोग करोड़पति बन गए क्योंकि उन्होंने ऐसे हीरे चुराए थे जो कभी रिकॉर्ड में तय ही नहीं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव बैंक के उन सेफ डिपॉजिट के पास पहुंचता है और वहां डिटेक्टिव लॉकर नंबर 392 को खोलता है जो इस बैंक के ओनर का है। लॉकर खोलने के बाद डिटेक्टिव देखता है कि इसमें एक च्यूइंग गम और एक बहुत ही कीमती रिंग है, जिसे देखकर डिटेक्टिव समझ जाता है कि लुटेरों ने मुझसे पहले ही इस लॉकर को खोल दिया है और ये वही रिंग होता है जिसके बारे में आर्थर ने मैडलेन को बताया था। साथ ही साथ लुटेरों ने उसी लॉकर में डिटेक्टिव के लिए एक मैसेज भी छोड़ा होता है जिस पर लिखा था फॉलो द रिंग। डिटेक्टिव समझ जाता है कि यह रिंग उस शार्प माइंड चोर ने मेरे लिए छोड़ी है और वह चोर चाहता है कि डिटेक्टिव सच्चाई को लोगों के सामने लाए। जिसके बाद डिटेक्टिव सीधे बैंक के ओनर आर्थर के पास जाता है और आर्थर से पूछता है कि तुम्हारे बैंक से क्या चोरी हुआ है, जिस पर आर्थर जवाब देता है कि कुछ भी नहीं। तब डिटेक्टिव उस अंगूठी को बाहर निकालता है और आर्थर से कहता है कि मैं जल्द ही सच्चाई दुनिया वालों के सामने ला दूंगा। इसके बाद डिटेक्टिव वहां से निकलकर सीधे मैडलेन के पास जाता है जहां मेयर भी मौजूद होता है। मैडलेन डिटेक्टिव को मुबारकबाद देते हुए
हुए कहती है कि तुम पर से $1.5 लाख का आरोप हटा दिया गया है। ये सुनकर डिटेक्टिव खुश हो जाता है, पर डिटेक्टिव को पता था कि ये दोनों भी आर्थर की तरह धोखेबाज हैं। इसलिए डिटेक्टिव इन दोनों को यूएस वॉर क्राइम डिपार्टमेंट का नंबर देकर कहता है कि तुम्हें आर्थर के खिलाफ केस करना होगा, कि आर्थर ने वर्ल्ड वॉर II के दौरान मासूम लोगों का खून बहाकर खुद को अमीर किया, और अगर तुम दोनों ने यह सच्चाई दुनिया के सामने नहीं लाई तो मैं तुम दोनों को भी एक्सपोज कर दूंगा कि तुम दोनों भी बैंक रॉबरी केस में आर्थर के साथ मिले हुए थे। इसके बाद डिटेक्टिव अपने घर आता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड उसका इंतजार कर रही होती है, और जब वह अपनी कोट की जेब में हाथ डालकर सामान निकाल रहा होता है तभी उसे एक छोटा सा डायमंड मिलता है। शुरू में डिटेक्टिव को कुछ समझ नहीं आता कि यह मेरे जेब में कैसे आया, पर तभी उसे याद आता है कि जब मैं बैंक के अंदर जा रहा था तब मेरे साथ एक आदमी टकराया था, और उसी आदमी ने मेरे जेब में यह हीरा डाला, और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उस बैंक रॉबरी का मास्टरमाइंड था। दरअसल रसल उसकी जेब में हीरा 2 वजह से डालता है। एक वजह यह थी कि उसने जो वादा डिटेक्टिव से किया था कि मैं तुम्हारे सामने गेट से निकलूंगा, और दूसरी वजह यह थी कि जब बैंक के अंदर डिटेक्टिव रसल से मिलने आया था तब डिटेक्टिव ने रसल से कहा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अब यहाँ डिटेक्टिव इस हीरे को देखकर मुस्कुराता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।